हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हम हमारे वायरिंग एंड आई रूल्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके फोर्थ पार्ट में आ गए हैं। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 80 क्वेश्चंस हम लोग ने अभी तक देख चुके हैं, है ना। 80 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। आज हम लोग इसको 110 तक ले जाएंगे। 110 तक क्वेश्चंस में हम लोग इसको ले जाएंगे। ठीक है। और क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा वायरिंग और आई रूल से क्वेश्चंस लास्ट टाइम भी आया था, तो इस बार भी क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे मोस्ट प्रोबेबली वो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आरआरबी जेई का जो एग्जाम है, हमारा आरआरबी जेई का सीबीटी 2 जो एग्जाम है वो बहुत ही करीब है। ठीक। इस लास्ट टाइम में एग्जाम से पहले आपको रिक्वायरमेंट है एक बहुत ही अच्छे टेस्ट सीरीज की। एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो अब आपको प्रोवाइड करेगा गेट एकेडमी। गेट एकेडमी के ऐप में जाएंगे, वहां पे आप टेस्ट सीरीज वाले पार्ट में जाइएगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम आपको वहां पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे टेस्ट सीरीज, बहुत ही वेल डिजाइन टेस्ट सीरीज है वो। जरूर उसको अवेल करिएगा। और जो हमारे कोर्सेज भी हैं सीबीटी 2 के लिए, किसी स्टूडेंट का कोई पार्ट बहुत ही वीक है या कोई पार्ट उसने अच्छे तरीके से नहीं किया हुआ है, जहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो सीबीटी 2 के जो हमारे कोर्सेज हैं वो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है। आप उसको बिल्कुल अवेल कर सकते हो और वहां से अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, ठीक है। तो विद दैट, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन इन विच we will be solving our important MCQs on हाउसिंग, हाउस वायरिंग एंड आई रूल्स। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है लार्ज पावर स्टेशन, द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस इज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्ज पावर स्टेशन के लिए हमसे पूछ रहे हैं लार्ज पावर। सॉरी यार, छींक आने वाली थी, नहीं आई। ठीक। तो लार्ज पावर स्टेशन जहाँ पे लार्ज है, मतलब वो लार्ज ही है। और जितना ज्यादा आपका बड़ा पावर स्टेशन होते जाएगा उतना कम आपका क्या होना चाहिए, वहां का अर्थ रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो पहला हम लोग बात कर लिए, लार्ज पावर स्टेशन के लिए 0.5 ओम का अर्थ रेजिस्टेंस होना है। दैट विल बी 0.5। सेकेंड हम लोग बात करते हैं लार्ज पावर स्टेशन से अगर आप नीचे आओगे तो मेजर सब स्टेशन। पावर स्टेशन अलग चीज है, सब स्टेशन अलग चीज। पढ़ी होगा आप लोगों ने पावर सिस्टम में। मेजर सब स्टेशन, मेजर सब स्टेशन में कितना होना है, तो मेजर सब स्टेशन में 1 ओम तक का आपका अर्थ रेजिस्टेंस होना है। ओके। आप मेजर सब स्टेशन के ऊपर जाओगे तो आपको नजर आएगा स्मॉल सब स्टेशन। स्मॉल सब स्टेशन, स्मॉल सब स्टेशन आपके लिए वहां पे कितना अर्थिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो 2 ओम तक होना चाहिए। ठीक। देन एट लास्ट फोर्थ, ये लार्ज पावर स्टेशन हो गया, मेजर सब स्टेशन हो गया, स्मॉल सब स्टेशन हो गया। और इन अदर प्लेसेस, इसके अलावा कहीं और की हम लोग बात करें तो वो 5 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो ये हमारा कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, ये या ये। क्लियर। तो हम लोग ने जान लिया कि लार्ज पावर स्टेशन के लिए 0.5, मेजर के लिए लार्ज का डबल 1, और स्मॉल के लिए मेजर सब स्टेशन का डबल दैट इज 2। और जिसके अलावा जो भी रहेगा वहां पे आपको यूज कर, वहां पे आपका अर्थिंग रेजिस्टेंस 5 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ वायरिंग हैज पुअर ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और अगर हम लोग गुड ड्यूरेबिलिटी, अच्छी ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो हमको करनी चाहिए क्या, कंसील्ड कंडुइट वायरिंग। और क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पुअर ड्यूरेबिलिटी की, तो एक ही आंसर है, दैट इज क्लीट वायरिंग। क्यों है क्लीट वायरिंग,
क्योंकि क्लीट वायरिंग देखो यार, पहली बात तो बहुत चीप है। सेकेंड थिंग, इसको हम लोग यूज करते हैं टेम्पररी पर्पस के लिए, टेम्पररी पर्पस के लिए। ठीक है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, काफी लो होगी इसकी ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ वायरिंग इज द कॉस्टलीएस्ट। सबसे ज्यादा महंगा कौन सा पड़ेगा हमको, तो देखो भाई सबसे ज्यादा महंगा तो वही पड़ेगा जो हम लोग ने बात किया, कंसील्ड कंडुइट वायरिंग। कंसील्ड कंडुइट वायरिंग को करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जब घर बनते रहेगा या रूम बन रहा है तो उसमें हम लोग को ग्रूव्स कटिंग करनी पड़ेगी आपको वॉल में। ठीक। उस ग्रूव्स को कटिंग करने का कॉस्ट प्लस उस ग्रूव्स के अंदर हमको क्या डालना है, उसके ग्रूव्स के अंदर हम लोग पीवीसी पाइप इंसर्ट करेंगे घर के अंदर, 15 mm 20 mm, हम लोग जनरली 15 mm यूज करते हैं। 25 mm 30 mm सब में आता है। तो पीवीसी पाइप हम लोग यूज करेंगे, उस पीवीसी पाइप का कॉस्ट, देन इसको कवर करना है आसपास का जो भी आपका कंक्रीट किया हुआ है अगर, तो उसके अकॉर्डिंग इसको भी हमको करना पड़ेगा। प्लस इसमें जो वायरिंग के लिए भी जो है, जो क्या आना चाहिए, स्किल्ड लेबर की जरूरत है। इस वजह से ये जो वायरिंग है हमारी क्या होती है, कॉस्टली होती है। ठीक है। कंडुइट वायरिंग कॉस्टलीस्ट वायरिंग है, क्लीट वायरिंग चीपेस्ट वायरिंग है। नेक्स्ट, बल्ब इन स्ट्रीट लाइटिंग आर कनेक्टेड इन। जो हम लोग स्ट्रीट में लाइट देखते हैं हमारे घर के पास में, वहां पे जो बल्ब रहते हैं, जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती है, वो किस में कनेक्टेड होती है, पैरेलल में, सीरीज पैरेलल में, या एंड टू एंड। तो देखो, हमारे घर के अंदर की भी हम लोग अगर वायरिंग की बात करें तो हमारे जो डिवाइसेस हैं वो आपस में किस में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल। बिकॉज जो भी कोई डिवाइस होगा या फिर जो भी हम लोग यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं, दे आर डिजाइन टू वर्क और दे आर डिजाइन टू ऑपरेट ऑन 220 टू 240 वोल्ट। उनको वोल्टेज तो इतना मिलना ही है। अगर इतना वोल्टेज नहीं मिलेगा या इससे ज्यादा मिलेगा या इससे कम मिलेगा, तब वो अपना क्या करेंगे, बिहेवियर चेंज करेंगे। कम वोल्ट में देखोगे आप कि एलईडीज थोड़ी कम जलती है, ज्यादा वोल्ट में हो सकता है वो खराब हो जाए, है ना। तो जो भी है, तो हमको प्रोवाइड क्या करके रखना है, उसको हमको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करके रखना है। इस वजह से कांस्टेंट वोल्टेज, सभी को सेम वोल्टेज कब मिलेगा, आपको पैरेलल कंडीशन में मिलेगा। इस वजह से अब चाहे आपकी हाउस वायरिंग हो या हाउस के अंदर जो अप्लाइंसेस है उसकी कनेक्शन की बात की जाए या स्ट्रीट लाइटिंग की बात की जाए, किस में कनेक्ट रहेगा, पैरेलल में कनेक्ट रहेगा। क्लियर। इन सीटीएस वायरिंग, हम लोग सीटीएस वायरिंग करते हैं। सीटीएस वायरिंग में जो सीटीएस है वो क्या चीज स्टैंड करता है, केबल टाइप शीटेड, कोर टाइप शीटेड, केबल टायर शीटेड, या कोर टायर शीटेड। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज केबल टायर शीटेड, सीटीएस वायरिंग, सीटीएस टीआरएस, है ना। नेक्स्ट, द कंडक्टर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड बी ऑफ। जो भी हम लोग घर के अंदर इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं उसके अंदर जो हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं वो किसका होना चाहिए, किसका होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है तो यहाँ कॉपर, कॉपर एल्यूमिनियम एक साथ होता तो दिक्कत होती, है ना। ऐसा तो देगा नहीं कोई भी तक कंफ्यूजिंग सी चीज, बट यहाँ पे हमारे लिए आंसर हो गया कॉपर। अगर वही हमसे कोई बात करता कि ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग ना करके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बात करता, तब हम लोग वहां पे तो बेझिझक कह सकते थे कि हमको वहां पे एल्यूमिनियम यूज करना है, वहां पे हम लोग कॉपर यूज नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग द फ्यूज शुड बी प्लेस्ड। मेरे ख्याल से क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया है, बट स्टिल ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। चाहे हम लोग फ्यूज की बात करें या चाहे हम लोग चाहे स्विच की बात करें, मेरे ख्याल से स्विच डिस्कस किया था, फ्यूज बोल नहीं किया होगा। तो चाहे वो स्विच हो चाहे वो फ्यूज हो, आपको दोनों को कनेक्ट करना है हमारे लाइव वायर में। ठीक। इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, न्यूट्रल वायर में, न्यूट्रल में ऑल्दो वर्क वो भी करता है बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू जो कि हम लोग लाइव वायर में करेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा कहाँ,
ऑप्शन नंबर 2 इन लाइव और फेज वायर, लाइव वायर या फेज वायर में हमको इसको कनेक्ट करना है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, द हाइट ऑफ स्विच बोर्ड फ्रॉम द फ्लोर शुड बी। स्विच बोर्ड ये हमारा फ्लोर है, ठीक। इस फ्लोर से कितनी हाइट पे हमारा स्विच बोर्ड होना चाहिए? कितनी हाइट पे होना चाहिए? 1.5 मीटर पे, 0.9 मीटर पे, 2.25 मीटर पे और 0.75 मीटर पे। तो आंसर बहुत ही सिंपल, दैट इज 1.5 मीटर की हाइट पे आपका स्विच बोर्ड होना चाहिए, ठीक। एक सब सर्किट में, है ना, मैक्सिमम कितना हम लोग 10 नंबर ऑफ पॉइंट्स लगा सकते हैं, 800 वॉट्स की पावर वहां से ले सकते हैं। चले आगे। इन आवर होम द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड। कैसे कनेक्ट होते हैं? मैंने अभी अभी बात किया था आपसे। इन पैरेलल विद द सोर्स ओनली इफ द हाई पावर, ओनली इफ इट इज हाई पावर अप्लायंस। अगर सिर्फ और सिर्फ हाई पावर अप्लायंस है तभी हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अदरवाइज पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं, इसका कहना है, ठीक। दूसरा कह रहा है इन सीरीज विद द सोर्स, सोर्स के साथ में हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। थर्ड कह रहा है कि कुछ को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कुछ को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। फोर्थ कहता है इन पैरेलल विद द सोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो या हमारे जो घर के अंदर जो हम लोग के अप्लायंसेस वगैरह हैं, सब किस पे करेंगे? इन पैरेलल विद द सोर्स, सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द अर्थ रेजिस्टेंस इन ए टिपिकल डोमेस्टिक वायरिंग इज। हमारे घर के अंदर की जो वायरिंग होती है उसके अंदर जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? तो देखो यार, बहुत ही, अब अगर किसी को नहीं भी पता होगा आंसर तो भी वो अज्यूम कर सकता है कि 1000 ओम, 100 ओम और बहुत ज्यादा तो होता नहीं है अर्थ रेजिस्टेंस। तो बचा क्या? लेस देन 5 ओम। इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, यू कैन स्टिल प्रेडिक्ट द आंसर करेक्टली बाय योर नॉलेज। एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं उसको टफ या इजी क्वेश्चन नहीं बनाता, उसको उसका ऑप्शन बनाता है, ठीक है। अब ये लेस देन 5 ओम है, एक और ऑप्शन दे दूं लेस देन 4 ओम, मोर देन 2 ओम, लेस देन 1 ओम, तब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तब आपको पता होनी चाहिए एक्यूरेट वैल्यू कितनी लगभग हो सकती है। बट इस सिचुएशन में इतने रिक्वायरमेंट नहीं है ना, और वैसे नहीं आते क्वेश्चन, डोंट वरी। ओके, चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कंडक्टिंग टेस्ट आफ्टर वायर इंस्टॉलेशन। वायर इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसमें से कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है ना। ऑप्शन है हमारे पास, स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं हम लोग, टेस्ट लाइट का यूज करते हैं, मैगर का यूज करते हैं, प्लायर्स का यूज करते हैं। देखो, कोई भी वायर इंस्टॉलेशन हम लोग वायरिंग का काम करते हैं, उसके बाद हम लोग मैगरिंग करते हैं, ठीक है। अब मैगर क्या चीज है? तो एक हैंड ड्रिवन जनरेटर है जो कि रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आता है ना। तो जब भी आपके घर में वायरिंग होगी उसके बाद आपको अगर उसको चेक करना रहेगा तो आप किससे चेक करेंगे? मैगर से चेक करेंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ इंस्टॉलिंग अ सीलिंग फैन फ्रॉम द फ्लोर लेवल। अभी हम लोग ने बात किया था कि स्विच बोर्ड कितना ऊपर होना चाहिए फ्लोर से, आपका अगर ये फ्लोर है तो, है ना। तो स्विच बोर्ड में हम लोग ने कहा कि भाई देखो, आपको 1.5 मीटर का क्या रखना है? डिस्टेंस रखना है। अब बात हो रही है कि ठीक है, स्विच बोर्ड का तो हो गया, अब मुझे बताओ कि अब मैं पंखा लगाना चाहता हूँ अपने छत पे, ठीक है। ये आ गया मेरा पंखा। अब ये पंखे का क्या हाइट होना चाहिए ग्राउंड से? पंखे का क्या हाइट होना चाहिए? 2.30 मीटर, 2.75 मीटर, 2.10 मीटर, 2.25 मीटर। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ है वो आपको काफी एक्यूरेट वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। तो एक्यूरेट वैल्यू इसकी जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2.75 मीटर। 2.75 मीटर, क्लियर।
ये तो स्टैंडर्ड है, आपको ये मतलब एक स्टैटिक वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज द मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड ऑन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मेजर पार्ट है इन्वेस्टमेंट, मतलब सबसे ज्यादा पैसा आपका कहाँ लगता है डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में? कंडक्टर्स में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, लेआउट ड्राइंग में, या पोल फिटिंग्स में। देखिए इसमें से कोई भी चीज रहे, कंडक्टर्स बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आते बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ड्राइंग बनाना भी कोई कॉस्टली चीज नहीं है। जो सबसे कॉस्टली चीज है वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर लैक्स ऑफ लैक्स के आते हैं, है ना। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल डिवाइस है हमारे लिए ट्रांसफार्मर। क्लियर। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आप जान ही रहे होंगे, और पावर ट्रांसफार्मर जान रहे होंगे, है ना। इसके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड पावर ट्रांसफार्मर, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम लोग इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, ऑल्ड एफिशिएंसी हम किसकी निकालते हैं, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आई रूल स्टैंड्स फॉर डेंजर नोटिस। वो जो ऐसे खोपड़ी बना करके स्कल बना होता है। अच्छा बना लिया हूँ यार। बढ़िया बनाया। ये जो इस टाइप का स्कल बना रहता है ना, कंप्लीट कर लेता हूँ। ऐसे इधर भी। ठीक, ये जो स्कल बना रहता है ये कौन से आई रूल्स के अंदर आता है? आई रूल नंबर 45, आई रूल नंबर 43, आई रूल नंबर 35 या आई रूल नंबर 42? तो ये आता है, आप ध्यान रखेंगे, आई ई रूल नंबर 35 के अंदर। ठीक है, आई रूल नंबर 35 के अंदर ये आता है, जिसमें कि हम लोग डेंजर साइंस की बात करते हैं। ठीक। आप कभी भी सब स्टेशन अगर आपने विजिट किया होगा, कोई भी छोटे से सभी सब स्टेशन पे आप जाओगे, तो आप देखोगे साइड में एक स्टैंड जैसा ऐसा बना रहता है, और उस स्टैंड में कई सारे बकेट्स लटके रहते हैं, है ना। कई सारे बकेट्स लटके रहते हैं, रेड इन कलर विथ रिटन फायर, फायर जो भी आप कह लो, है ना। तो ये जो बकेट्स रहते हैं ये हम लोग जो रखते हैं वहां पे, वो कौन से आई रूल्स के तहत रखा जाता है? वो रखा जाता है आई रूल नंबर 43 के। ठीक। आई रूल नंबर 42 क्या चीज है? आई रूल नंबर 42 कहता है कि कोई ऐसा इंस्टॉलेशन है जहाँ पे एसी सर्किट और डीसी सर्किट, दोनों सर्किट अवेलेबल है, तो उनको कैसे एक दूसरे से दूर रखा जाएगा, कितना दूर रखा जाएगा प्रॉपर सेफ्टी के लिए, वो हम लोग के आई रूल नंबर 42 के अंदर मेंशन है। ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 43 मतलब किसके बारे में बात हो रहा है? यहाँ पे बात हो रहा है सैंड के बारे में, सैंड बकेट ये सब। 35 जो है वो क्या है हमारा? हमारा डेंजर है, खतरा, कॉशन, कॉशन नोटिस, सॉरी डेंजर नोटिस। ठीक है, डेंजर नोटिस के लिए 35। ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95, दैट इज which of the following gives more mechanical and fire protection? तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन और फायर प्रोटेक्शन तो कंडुइट वायरिंग से बेटर क्या ही देगा, है ना। फायर हो भी जाएगी तो भी आपको क्या रहेगा वहां तक, मतलब अगर कंसील्ड वायरिंग है तो फायर वहां पे नहीं आती है। ठीक। तो कंडुइट वायरिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वायर हैज द हाईएस्ट करंट कैरिंग कैपेसिटी? 4 गेज वायर, 10 गेज वायर, 12 गेज और 18 गेज। देखिए, एज द गेज इंक्रीजेस, जो स्टैंडर्ड वायर गेज की हम लोग बात कर रहे हैं, जो गेज इंक्रीज होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके बेस पे ही बना है ये बेसिकली, है ना।
तो अगर आपका गेज डिक्रीज हो रहा है, इस मीन्स दैट आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो 4 गेज वाला जो वायर है, SWG, 4 SWG का जो वायर होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, और क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिपेंड करता है कि आपकी कितनी करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी, कितनी करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी, तो 4 गेज वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज़्यादा, और क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज़्यादा है तो उसकी हाईएस्ट करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी। क्लियर? क्या होगा? उसका हाईएस्ट करंट कैरिंग कैपेसिटी होगा। चलो, कंपेयर टू 16 स्टैंडर्ड वायर गेज वायर, 8 स्टैंडर्ड वायर गेज वायर इज, मैंने आपको बताया कि जितना आपका छोटा होगा वैल्यू, उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो 16 और 8 में छोटा कौन है? 8। दिस मीन्स दैट कंपेयर टू 16 SWG, 8 SWG वायर इज थिकर 8 SWG का वायर ज़्यादा मोटा होगा एज कंपेयर टू 16 SWG। बस यही पूछ रहा है वो। For typical domestic earth wire, smaller than dash must not be used। हम लोग अब अर्थ वायर की बात कर रहे हैं। अर्थ वायर, वो भी कौन से पर्पस के लिए? डोमेस्टिक पर्पस के लिए। डोमेस्टिक पर्पस के लिए अर्थ वायर जो है हमारा, वो कितने SWG से कम नहीं होना चाहिए। 3 SWG, 2 SWG, 14 या 15। तो आंसर है हमारे लिए 14 SWG। जब भी अर्थिंग आप करेंगे 14 SWG से पतला नहीं होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। Which one of the following material is used to fix the screw on concrete wall and ceiling? कंक्रीट वॉल और सीलिंग के अंदर जो हम लोग स्क्रू फिट करते हैं, है ना, कई लैंग्वेज में उसको कोई बोलता है कि वो पैकिंग है। ठीक, मतलब गड्ढा करते हैं फिर एक बीट जैसा डालते हैं ना, कई लोग उसको बीट बोलते हैं, जो भी बहुत सारे लैंग्वेज है। उसको एक्चुअल में बोला क्या जाता है? उसको बोला जाता है रॉ प्लग। उसको क्या बोला जाता है? रॉ प्लग। ठीक, उसके अंदर स्क्रू को हम लोग क्या करेंगे? टाइट करेंगे तो अंदर इसके साइड साइड ऐसे रहते हैं जो एक्सपांड हो जाते हैं। ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द टाइप ऑफ केबल यूज्ड फॉर क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग में हम लोग कौन से टाइप का केबल यूज करते हैं? पहला कह रहा है कि क्लीट वायरिंग के अंदर हम लोग यूज करेंगे वेदर प्रूफ केबल। ठीक। दूसरा कह रहा है VIR केबल्स यूज करना है, लेड शीटेड केबल यूज करना है, टफ टफ रबर शीटेड TRS केबल यूज करना है हमको। TRS का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आंसर होगा आपका टफ रबर शीटेड केबल। VIR के तो आपको पता ही है, VIR है हमारा वल्कनाइज्ड इंडिया रबर, और यही हमारा जो VIR है यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्लीट वायरिंग में आपको यूज करनी है VIR, वल्कनाइज्ड इंडिया रबर। ओके, चलिए, तो हम लोग ने क्वेश्चंस का शतक लगा लिया है, सेंचुरी ऑफ अ क्वेश्चन ऑन आई रूल्स एंड हाउस वायरिंग। चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है द ओनली वायरिंग दैट हैज टू बी प्लान्ड वेल बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ अ हाउस कंस्ट्रक्शन वर्क एंड एग्जीक्यूटेड अलोंग विद द कंस्ट्रक्शन इज। कौन सा ऐसा वायरिंग है जिसको हम लोग को प्लान कर लेना है एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस? क्योंकि एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वो जो ग्रूव्स की कटिंग है वो काफ़ी इजीली हो जाती है ना। और उसके कोई एक्स्ट्रा हम लोग को उसके बाद, जैसे एक बार वॉल बन गई उसके बाद मैं ग्रूव काट करके फिर से उसके ऊपर क्या करूँगा, अगर PVC पाइप उसके अंदर इंसर्ट करूंगा तो मुझे फिर से उसको प्लास्टरिंग करके आसपास के जैसा उसका बनाना पड़ेगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द वर्क ऑफ द हाउस आप उसको ऐसे ही बना लोगे और आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये क्या है? ये है कंडुइट, कंसील्ड कंडुइट वायरिंग। ठीक है, कंसील्ड कंडुइट वायरिंग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, थेफ्ट इन इलेक्ट्रिसिटी इज डील इन डैश इलेक्ट्रिसिटी रूल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रिसिटी का थेफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हम लोग किस में डील करते हैं? 134, सेक्शन 134 के अंदर, सेक्शन 135 के अंदर, सेक्शन 136 के अंदर, सेक्शन 137 के अंदर।
तो जो बिजली की चोरी है, बिजली की चोरी और बिजली के सामान की चोरी, ये दोनों चीजें अलग होती हैं, ठीक है। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन एंड मटेरियल, ये दोनों डिफरेंट चीज है। बिजली चोरी करना या बिजली का सामान चोरी करना डिफरेंट है। तो जो बिजली चोरी करते हैं, जो बिजली चोरी करते हैं वो डील होता है सेक्शन 135 के अंडर, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। और जो बिजली का सामान चोरी होता है वो डील होता है सेक्शन 136 के अंदर। सेक्शन 136 के अंदर बिजली के जो सामान चोरी हुए हैं हमारे पास से, उसको हम लोग डील करते हैं, और 135 के अंदर बिजली की चोरी डील करते हैं, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्थिंग मैट? अर्थिंग मैट लगाने से क्या होगा? मेड द मेड विथ सिंगल रॉड, कोई मतलब नहीं है। वर्क ऑन लो फॉल्ट करंट, लो फॉल्ट करंट पे भी काम करेगा। इंक्रीजेस द ग्राउंड पोटेंशियल, ग्राउंड पोटेंशियल तो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। रिड्यूसेस द ओवरऑल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 4, ओवरऑल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देता है, ठीक। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट नीडेड फॉर जीआई पाइप अर्थिंग? जब भी हम पाइप अर्थिंग करेंगे तो वहां के जो अर्थिंग रेजिस्टेंस है और वहां का जो भी, यहाँ पे हम लोग पाइप इंसर्ट कर रहे हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, चारकोल और सॉल्ट डालते हैं, चारकोल एंड सॉल्ट। और ये चारकोल एंड सॉल्ट 10 kg ईच, दोनों 10-10 किलो हमको डालने रहेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज चारकोल 10 kg एंड सॉल्ट 10 kg। नेक्स्ट, एज अ रूल द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड शैल नॉट बी लेस देन, दो इलेक्ट्रोड है हमारे, अर्थिंग इलेक्ट्रोड की बात हो रही है ये, है ना। तो जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है हमारे, वो दो अर्थिंग इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने से कम नहीं होना चाहिए? 1 टाइम द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड है, इसका लेंथ L है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? L जितना होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि 2L होना चाहिए, तीसरा कह रहा है कि 3L होना चाहिए, चौथा कह रहा है कि 4L होना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए ये? तो ये होना चाहिए कि ये हमारे कितने से ज्यादा नहीं हो, 2L, कम से कम 2L होना चाहिए, ठीक। जितना आपका लेंथ होगा इलेक्ट्रोड का, उसका दुगना क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आपको दूरी रखनी है, ठीक। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज, द थर्ड पिन इन अ 3 पिन प्लग इज प्रोवाइडेड। 3 पिन प्लग में हम जो थर्ड पिन प्रोवाइड करते हैं वो किस लिए प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइडेड एन अर्थ कनेक्शन, ठीक। प्रोवाइड अ 3 फेज सप्लाई विथ when required, spare phase when required, prevent the plug being reversed in the socket, ठीक है। एक कह रहा है कि सॉकेट के अंदर यहाँ फेज न्यूट्रल है, अपोजिट ना हो जाए, उससे प्रिवेंट करता है। एक बोल रहा है कि उसको एक किसी फेज के लिए हम लोग स्पेयर करके रखे हुए हैं। एक कह रहा है कि उसको 3 फेज सप्लाई में यूज कर सकते हैं, एक में आर आएगा, एक में वाई आएगा, एक में बी आएगा, ऐसा कहना है इसका। पहला कह रहा है कि हम लोग अर्थिंग कनेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं, तो पहला वाला बिल्कुल सही है, दैट इज, इट इज यूज फॉर अर्थ कनेक्शन। अर्थ कनेक्शन के हम लोग यूज करते हैं, और सबसे बड़ा जो साइज भी रहता है ये इस अर्थ कनेक्शन का ही रहता है, ओके। नेक्स्ट, द अर्थ टेस्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अर्थ टेस्टर जो हम लोग टेस्टर यूज करते हैं टू चेक वेदर जो सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, लाइव वायर है या नहीं है, वो किस में वर्क करता है? ये वर्क करता है पोटेंशियल डिवाइडर मेथड में, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड में, फॉल ऑफ रेजिस्टेंस मेथड। तो ये वर्क करता है फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड पे। It works on the principle of fall of potential method. It is an important question. Okay, next. Why does what does the above symbol indicate in an electrical wiring drawing? तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्राइंग अगर हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर ये सिंबल बना हुआ है,
इन्वर्टेड यू जैसा। तो ये हमको यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है सॉकेट आउटलेट विथ 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट ये हमको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंबल पे भी आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, है ना। सिंबल्स भी आप एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ तो इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ सिंबल्स, बाकी आप एक बार देख लीजिएगा। व्हाट डज द अबव सिंबल इंडिकेट इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्राइंग। ये जो सिंबल यहाँ पे बना हुआ है ये किस चीज का बना हुआ है, तो ये जो सिंबल बना हुआ है ये बना हुआ है हमारे बेल का। अगर यही वाला पार्ट क्या हो जाए, इन्वर्ट हो जाए, मतलब ये ऐसा सा बना दे, तो ये बजर बन जाएगा। ठीक है, ये अभी के लिए बेल है और ये क्या बन जाएगा, बजर बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, है ना। अर्थिंग का सिंबल ये रहता है हमारा। सर्किट ब्रेकर के लिए हम लोग ऐसा सिंबल, क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर है, ऐसा नजर आएगा आपको। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ऐसा नजर आएगा। अब इस ट्रांसफार्मर में भी डिपेंड करता है कि कौन सा साइड ऐसे बड़ा छोटा बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाती है हमारी हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज, उतना तो एग्जाम में नहीं आने वाला, बट ठीक। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से नजर आता है, करंट ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा नजर आएगा, बस बार हम लोग इस टाइप से शो करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग ऐसा शो करते हैं, फ्यूज ऐसा शो होता है, और ट्रांसफार्मर को हम लोग इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक, तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, ये जो सिंबल्स वगैरह हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। और भी जो सिंबल्स हैं आप उसके बारे में भी थोड़ा सा देखिएगा। क्लियर है। तो ये थे हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईई रूल्स से और हाउस वायरिंग से। ठीक है, 100+ क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किए, और हर एक क्वेश्चन में बहुत सारे हम लोग ने कॉन्सेप्ट भी देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये बेसिकली 100 नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, आई होप आप ये जो क्वेश्चंस आप यहाँ पे करेंगे ये आपके आरआरबी जेई की एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो बिल्कुल इस सेशन को अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा, और अपने फ्रेंड्स में और अपने साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। ठीक है, इसी प्रकार का आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो गेट एकेडमी के आप ऐप में जाएंगे। गेट एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ऐप में जाइए। ऐप में आपको वहाँ पे बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आरआरबी जेई के लिए, सीबीटी 2 के लिए आपके जो कोर्सेज है वो अवेलेबल है। प्लस क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है तो आपको बेसिकली प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना। तो एक अच्छे मॉक की ज़रूरत है, तो आप वहाँ से एक मॉक टेस्ट भी हमारा अवेल कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में वहाँ पे हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए, ठीक है। ठीक है, फिर इस तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टाटा।